हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी प्री पेपर 1 के सेक्शन एच का हम लोगों ने जो कवरेज शुरू किया है, आज उसका सेकंड क्लास है जिसमें मैं कल स्टार्ट किए हुए टॉपिक फिनिश करूंगा। कल हमने ह्यूमन राइट्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे पहले देख लें। तो आइए अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने कवर किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और झारखंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो अपने पहले क्वेश्चन से पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर है कि वो किस तरह का बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या सांविधिक निकाय है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1993 में इसका गठन हुआ था पहली बार। ये भी एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। किस एक्ट के तहत हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो जाहिर है किसी एक्ट से इसका गठन हुआ है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, शॉर्ट में इसको PHRA भी कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ इन कन्फॉर्मिटी विथ पेरिस प्रिंसिपल्स। तो पेरिस प्रिंसिपल्स जो कल हम लोग देखे थे, ये उसके अनुरूप है, उस सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है हमारा एक्ट को। नेक्स्ट है, सेक्शन 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट डिफाइंस ह्यूमन राइट्स एज द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। तो ना सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया हुआ राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, बल्कि इंटरनेशनल कोवेनेंट्स में भी जो राइट्स प्रोवाइड किया गया है और प्लस जो हमारा कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है, वैसा राइट्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये पेरिस प्रिंसिपल्स कल हम लोग डिस्कस किए थे, इस पर 1-2 पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ, इसलिए इसको वापस थोड़ा सा मैं यहाँ पर कवर किया हूँ। तो पेरिस प्रिंसिपल्स के ऊपर बस एक पॉइंट हम लोग कल सीखे थे कि व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्ट द पेरिस प्रिंसिपल्स। पेरिस प्रिंसिपल्स को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया था? अब मैंने बताया था 1993। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पेरिस प्रिंसिपल्स जो है वो पहली बार कब डिफाइन हुए थे। ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा 1991। पेरिस प्रिंसिपल्स को पहली बार 1991 में डिफाइन किया गया था। कहाँ पर डिफाइन किया गया था? तो इंटरनेशनल एक वर्कशॉप हुआ था ऑन नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हेल्ड इन पेरिस। तो पेरिस में 1991 में एक वर्कशॉप हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो वहीं पर पेरिस प्रिंसिपल्स को पहली बार डिफाइन किया गया था। जब उसको डिफाइन किया गया 1991 में, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी कल हम लोग देखे थे कैसा बॉडी है, क्या है। तो ये जो है इसको 1992 में अपनाया। पेरिस प्रिंसिपल्स को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 1992 में अपनाया और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे 1993 में अपनाया, जो कि मैंने क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो 1991, 92, 93 3 ईयर है पेरिस प्रिंसिपल से रिलेटेड, तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। पहला ऑप्शन है, इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। नो, ये गलत है। ये बस रिकमेंडेटरी नेचर का है, रिकमेंड करता है, मानना नहीं मानना सरकार के जिम्मे है। ओनली ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी इट्स चेयरमैन। नो, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इट हैज़ नो पावर टू पनिश द वायलेटर्स। यस, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। इसके पास अपना कोई पावर नहीं है किसी भी ह्यूमन राइट्स वायलेटर को पनिश करने का। ठीक है, नेक्स्ट है, द चेयरमैन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स और अंटिल दे अटेन 70 ईयर्स ऑफ एज। नो, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो ट्रू है। अब देखिए, 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में, है ना। बहुत मैसिव अमेंडमेंट था, काफ़ी कुछ बदल गया है। तो आप लोग लक्ष्मीकांत से डेफिनेटली पढ़ाई किए होंगे। तो लक्ष्मीकांत का जो 5th एडिशन तक का बुक है, ठीक है ना, 5th एडिशन तक के बुक में इस अपडेट को शामिल नहीं किया गया है। तो अगर उस बुक से आप पढ़ते तो आप इसको भी सही बोलते और इसको भी सही बोलते। ये तो खैर सही है ही, ठीक है ना, क्योंकि जो 2019 वाला अमेंडमेंट है उसके पहले सिर्फ एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही चेयरमैन बन सकते थे। लेकिन अब क्या है कि एक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड, वो भी बन सकते हैं इसके चेयरमैन NHRC के। सेकेंडली, ये जो टर्म आप 5 ईयर्स देख रहे हैं, ये 5 ईयर्स नहीं बल्कि 3 ईयर्स है। तो जहाँ भी आपका जो चैप्टर है
वहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा उसको एडिट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। एक चैप्टर है बस, 2 चैप्टर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। और भी 1-2 अपडेट है, आगे के क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, जो करेंट स्टेटस है, उसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये दोनों गलत है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 3, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट कराया जाता है। हु हेड्स द कमिटी दैट रिकमेंड्स नेम्स ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की सिफारिश करने वाली समिति का प्रमुख कौन है? तो देखिए, एक कमिटी बनता है जब मेंबर्स और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कराना होता है प्रेसिडेंट से, तो एक कमेटी बनता है, वो नाम रिकमेंड करता है कि फलाने को आप चेयरमैन बना दीजिए, फलाने को आप मेंबर बना दीजिए। तो वो जो रिकमेंडेशन देने के लिए कमेटी बनता है, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। उस कमेटी में और कौन कौन मेंबर होते हैं? तो उस कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर के अलावा, जो कि हेड करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा है, डिप्यूटी चेयरमैन की बात कर रहा है। उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, और इसके अलावा होम मिनिस्टर जो हैं, गृह मंत्री, वो भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं इस कमेटी में। प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं और ये लोग नाम रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपॉइंटमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बी साइड्स चेयरमैन हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स डज द एनएचआरसी हैव। अध्यक्ष के अलावा एनएचआरसी के पास कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो एनएचआरसी के पास टोटल 5 मेंबर होते हैं, ठीक है ना, एक चेयरमैन प्लस 5 मेंबर। ये 5 मेंबर कौन कौन होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं। इनमें एक होते हैं सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरे होते हैं सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, और 3 और लोग होते हैं जिनको कि ह्यूमन राइट्स के मैटर्स में एक्सपीरियंस होता है। और ये 3 लोग में एक जो है कम से कम वुमेन ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल 5 लोग हो गए फुल टाइम मेंबर में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब ये 5 फुल टाइम मेंबर के अलावा 7 और मेंबर होते हैं, उनको एक्स ऑफिसियो मेंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी याद रखेंगे। अब देखिए 7 मेंबर कौन कौन से होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कितने एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कितने फुल टाइम मेंबर होते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो अब देख लेते हैं कि ये 7 एक्स ऑफिसियो मेंबर कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं चेयरपर्सन्स। किसके चेयरपर्सन्स होते हैं ये 7 लोग? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के होते हैं एक, नेशनल कमीशन ऑफ एससीज के होते हैं एक, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ के होते हैं एक, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के एक होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के एक होते हैं, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये 6 कमीशन के चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर। और इनके अलावा चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनस विथ डिजेबिलिटीज़। तो ये 7 लोग जो होते हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द करेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो देखिए अभी जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कोई भी चेयरपर्सन नहीं है। ठीक है, लास्ट जो थे जस्टिस HL दत्तू, इनका हाल ही में टर्म फिनिश हो गया, क्योंकि ये 70 ईयर्स के हो गए थे, तो इनको जो है अपना पद त्याग करना पड़ा। तो फिलहाल जो कमेटी है वो किसी को रिकमेंड नहीं किया है प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो अभी ये पद खाली पड़ा है, यानी कि अभी कोई चेयरपर्सन नहीं है। जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा JPSC का, तो आप उससे पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि अभी क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी 2-3 महीना है, तो मे बी तब तक ये अपॉइंटमेंट्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाद अब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देखते हैं कि किन्हें नियुक्त किया जा सकता है एज चेयरपर्सन। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नो। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यस। रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, यस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ B एंड C। आपके पास जो 5th एडिशन तक का लक्ष्मीकांत होगा उसमें सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही लिखा होगा। ये वाला जो है रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ये भी ऐड किया गया है 2019 वाले अमेंडमेंट से। तो इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले चैप्टर में। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, दोनों जो हैं आप चेयरपर्सन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन।
स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य का नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नर या राज्यपाल। रिमूव कौन करता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में? अध्यक्ष या मेंबर्स को रिमूव कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट तो हम लोग देखे गवर्नर करते हैं, लेकिन रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। ये एक ट्रिकी चीज़ है, यहाँ पर पीएससी एग्ज़ाम या कोई भी अदर एग्ज़ाम में आपसे ट्रिक खेला जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कल को पॉलिटी में भी। इनफैक्ट आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो 90% पॉलिटी ही है, आप पॉलिटी में पढ़े ही होंगे इन चीज़ों को, तो ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्यों या चेयरपर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट्स इन द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? निम्नलिखित में से कौन एसएचआरसी में नियुक्तियों की सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य नहीं है? तो जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम लोग देखे थे कि 6 सदस्य का कमिटी था, वो रिकमेंड करते थे प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए। उसी तरह स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी कमिटी बनता है रिकमेंड करने के लिए कि गवर्नर जी किनको अपॉइंट करेंगे। तो उस कमिटी में कौन कौन मेंबर होते हैं वही उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जी बिल्कुल, ये जो है मेंबर होते हैं उस कमेटी के। स्टेट होम मिनिस्टर, जी ये भी होते हैं। चीफ मिनिस्टर, ये भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबव। यानी कि ये तीनों जो है कमेटी के मेंबर होते हैं जो कि नाम रिकमेंड करता है। इन तीनों के अलावा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के ही स्पीकर भी होते हैं, ठीक है। तो स्पीकर होते हैं, और अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है स्टेट में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरमैन वो होंगे, प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे वो भी जो होंगे वो मेंबर होंगे इस कमिटी के। तो आप देख रहे हैं कि टोटल लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और चीफ मिनिस्टर और स्टेट होम मिनिस्टर। यहाँ भी 6 लोग का कमिटी बनता है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो फिर 4 लोग का कमिटी ही बनेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। स्टेट के एग्ज़ाम में स्टेट वाले से रिलेटेड ही पूछेगा, ज़्यादा चांस है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू और डज नॉट हैव अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है? आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि ये तीनों राज्य में अभी तक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारा, तीनों का नाम याद रखेंगे जहाँ की अभी तक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है। उसके बाद झारखंड से रिलेटेड 1-2 इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। झारखंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ भी राज्य बनने के 10 साल बाद 2010 में गठन किया गया था पहली बार मानवाधिकार आयोग का, यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन का। और अभी वहाँ पर करेंट कोई भी फुल टाइम चेयरपर्सन नहीं है, एक्टिंग चेयरपर्सन है, नाम है उनका संतोष कुमार सतपथी। तो ये पॉइंट याद रखेंगे 2 ठो झारखंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम अपना क्लास यहीं पर अब एंड करते हैं। उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा और समझ में आया होगा किस तरह का क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है और इन चैप्टर्स पे क्या कुछ फैक्ट्स पे ध्यान देना है, किस तरह का क्वेश्चन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा सकता है। सेक्शन एच जो हमारा चल रहा है ये सीरीज़, इसके किसी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अब अपना अगला वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। फिर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।